लेट्स लर्न 2.0 आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम रीड के लिए गणित की गोल्डन शिक्षण विधियाँ नेक्स्ट पार्ट में लेकर आए हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिकस का प्रयोग प्राथमिक कक्षा में किस शिक्षण में प्रभावी है आपको बताना है। या गिनती सिखाने में, या फिर लिखना सिखाने में, या वाचन सिखाने में, या पठन सिखाने में, बताइए। अभिकस का प्रयोग प्राथमिक कक्षा में किस शिक्षण में जो है प्रभावी रहता है। तो अभिकस का जो प्रयोग है वो गिनती सिखाने में प्रभावी रहता है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित विषय बालकों के किस व्यवहार क्षेत्र का पोषण करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोक्रियात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, या फिर उपरोक्त सभी क्षेत्र का, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, क्योंकि मनोक्रियात्मक और भावनात्मक दोनों ही संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाती हैं। अतः यहाँ पर उपरोक्त सभी क्षेत्र न होते हुए संज्ञानात्मक क्षेत्र आपका आंसर होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर लेट्स लर्न 2.0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। गणित शिक्षण में मौखिक अभ्यास का महत्व क्या होता है, बताइए। गणित के जो शिक्षण है उसमें मौखिक अभ्यास का महत्व बताना है। शीघ्रता से गणित के प्रश्न हल करने के लिए, या फिर गणित संबंधी बोलों के सुधार के लिए, गणित के प्रश्नों को सही हल करने के लिए, या फिर दिनों दिन प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए है, बताइए। गणित शिक्षण में मौखिक अभ्यास का महत्व क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। जल्दी से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा दिनों दिन प्रयोग में कुशलता प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, बताइए। कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनको संख्या पद्धति पढ़ाना है, उनका उद्देश्य क्या होता है। 4 अंक वाली संख्या के योग और व्याकरण के क्वेश्चन में प्रवीणता प्राप्त करना, या बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, या फिर 6 अंकों तक गणना प्राप्त करना, या फिर संख्याओं के सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की जो है सार्थकता को समझना। हम बताइए क्या होगा आंसर। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से पढ़िए। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन हैं, आप बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका अब हो जाएगा 4, यानी संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना ही आप कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का जो है उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, 5 की तरफ चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा, बताइए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। कौन सी सामग्री है जो कक्षा में ले जाएगा। विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, या फिर नापने वाली टैप जैसे कि एक तरफ और दूसरी तरफ मीटर हो, और विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, या फिर सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टैप, बताइए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक कौन सी सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर होगा अब वो होगा कि जो विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है ओरिजिनल, वही हम को ले जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, आपको बताना है। कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, उनको समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से परिचित कराया जाना है। तो कैसे किया जा सकता है, बताइए। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना, या फिर इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना, बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को जो है मापना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। निम्नलिखित पहेली है कोई 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूँ। अब वो कहता है कि मैं 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा, बताइए। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित करवाना, या कक्षा में कुछ मजाक करना और एक सत्ता को तोड़ना, बताइए क्या आंसर होगा। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूँ। 8 तो दहाई और 4 इकाइयों से कम हूँ, तो बताइए उस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा
वो होगा आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि बताइए जो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है, या विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संघ क्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, या फिर विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास विकसित करता है। बताइए क्या होगा आंसर। पैटर्न की पहचान करनी है बच्चे को और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सुडोकू की पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की जो है सहायता करता है। कक्षा सेकंड में अविकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। बताइए किस में है जो अविकस है विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, बिना किसी त्रुटि की संख्या पढ़ने में, या फिर शब्दों में दी गई संख्या के सामने समान संख्या अंक लाने में, या फिर गणना में प्रशुद्धता प्राप्त करने में, या स्थानीय मान की महत्ता को समझने में। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा गणना में प्रशुद्धता प्राप्त करने में। गणना में प्रशुद्धता प्राप्त करने में जो है इसका कोई यूज नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर, गणना में प्रशुद्धता प्राप्त करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। गणित में जो है मानसिक कार्य संबंधित है गणित के व्यावहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, या फिर उक्त सभी पक्षों से। इसमें 98% जो बच्चे हैं वो गलत जवाब देने वाले हैं इसका। बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो गणित में मानसिक कार्य जो है वो किससे संबंधित है, गणित के व्यावहारिक पक्ष से, गणित के प्रायोगिक पक्ष से, या गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, या युक्त सभी पक्षों से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा गणित के व्यावहारिक पक्ष से जो है गणित में मानसिक कार्य संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्रियात्मक गणित का उद्देश्य क्या है। बताइए आपको बताना है क्रियात्मक गणित है कोई, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। बताइए कार्य करने से मनोरंजन करना, या फिर ज्ञान का विकास परिस्थितियों में उपयोग करना, मानसिक भार को हल्का करना, या गणितीय क्रियाओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। बताइए क्रियात्मक जो गणित है उसका क्या उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर, जितने भी आपके पास मोबाइल हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके घर पर मोबाइल हैं, उन सभी से इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करवाएं। और हम डेली गोल्डन सीरीज के तहत आपके लिए ये सब लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैथ की शिक्षण विधियाँ लगातार हम एग्जाम तक लेकर आएंगे आपके लिए शानदार। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा ज्ञान की विकास की परिस्थितियों में उपयोग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, आशु रचित सामग्री से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। शिक्षण के पश्चात रचित सामग्री, शिक्षण के मध्य रचित सामग्री, शिक्षण पूर्व रचित सामग्री, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक कीवर्ड है आशु रचित, और उस आशु रचित सामग्री से आपको बताना है तात्पर्य। तो क्या होगा आंसर यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा शिक्षण के मध्य रचित सामग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। 1/3 के समतुल्य भिन्न में लिखिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों में पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है, आपको ये बताना है। 1/3 के समतुल्य भिन्न में लिखिए। इस 1/3 के समतुल्य आपको भिन्न में लिखना है कुछ भी। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से ये सवाल पूछा गया है, और वो डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, आपको ये बताना है। निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल की आवश्यकता होती है, या फिर निम्न स्तरीय मांग क्योंकि यह केवल रखने पर आधारित है, या फिर उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है, या कुछ स्तरीय मांग क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशल की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं, प्राय जो शिक्षार्थी हैं वो दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 जो है 0.5 से बड़ा है। इस स्थिति का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। बताइए इस स्थिति का जो ये स्थिति बनकर आ रही है 0.50 0.5 से बड़ा है, इस स्थिति का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है। कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव, या फिर संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही, या फिर क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बताइए है क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए।
0.50 0.5 से बड़ा है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। इस स्थिति का सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा। आंसर ऑप्शन आपके सामने हैं। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, या फिर संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभव का अभाव, या शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, या क्रम के दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्रमिक रूप से जो है दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में एक सवाल है, कोई 5वीं क्लास की बुक है जिसमें एक सवाल दे रखा है। यहाँ 4 खंभे हैं। कितने खंभे हैं? 4 खंभे हैं, जिनका माप क्रम से 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, आपको ये सवाल दिया गया है। तो यह सवाल के लिए पूछा गया। बताइए किसके लिए पूछा गया है? गुणक और गुणज के ज्ञान के लिए, या फिर आपको बताना है यहाँ पर बताना है गणित या गुणज के यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की जो अधिकतम लंबाई क्या होगी, यह सवाल के लिए पूछा गया है। बताइए किसके लिए पूछा गया, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। गुणक और गणित के ज्ञान की परीक्षा के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए, सीखी गई संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए, या HCF द्वारा तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास करने के लिए। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सीखे की संकल्पना का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देने के लिए आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है, आपको ये बताना है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, इस पर बल देती है, या फिर परीक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर निम्नलिखित उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, या गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। बताइए क्या आंसर होगा इसमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर जो है बल देती है, आपको आंसर बताना है। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा परीक्षार्थियों को गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, या फिर बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ये NCF 2005 कहता है। कौन कहता है? NCF 2005। चलिए नेशनल करिकुलम फोरम, नेशनल करिकुलम फोरम इसका फुल नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक कक्षाओं में श्यामपट्ट का प्रभावी प्रयोग करने के लिए क्या है जो अनिवार्य है, आपको बताना है। शिक्षक का सुंदर वस्त्र लेख नहीं है यहाँ पर, जो हस्तलेख है सुंदर हस्तलेख, जो शिक्षक का सुंदर हस्तलेख, शिक्षक का श्यामपट्ट पर प्रशिक्षण, या फिर शिक्षक की स्वतंत्र रूप से आलेखन कला में दक्षताएं, या फिर उपरोक्त सभी। आप बताइए क्या होगा आंसर। देखिए आज हमने मात्र 17 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। हम कल से 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे, पूरे एग्ज़ाम तक अपन जो है ये जारी रहेगा। तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए धन्यवाद।